वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 320 पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। कुछ बड़े स्टेटमेंट होंगे, थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 320 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। देखिए, ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। ठीक है। जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं। कौन सा करेक्ट है? दोनों या कोई एक या दोनों गलत हैं? ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं, गलत है पहला स्टेटमेंट। और जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। तो इंटरचेंज करोगे तो करेक्ट हो जाएगा, वरना डी है इसका आंसर। तो ऐसी प्राप्तियां जो लोक ऋण को प्रभावित करती हैं उन्हें द्वितीयक प्राप्तियां कहते हैं, और जो प्राप्तियां लोक ऋण को प्रभावित नहीं करती उन्हें प्राथमिक प्राप्तियां कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है जीएसटी। जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक समान कर दी जाती है और उसका समन्वय कर दिया जाता है। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स केवल अप्रत्यक्ष करों पर लगाया जाता है, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क और विक्रय शुल्क या विक्रय कर शामिल है। करेक्ट है क्या? अप्रत्यक्ष कर लिखा है यहाँ पर, यानी इनडायरेक्ट की बात हो रही है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो जीएसटी एक ऐसी कर प्रणाली है जिसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर एक समान कर दी जाती है और उसका समन्वय कर दिया जाता है। वैट की बात करें यानी वैल्यू एडेड टैक्स की, तो केवल अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष करों पर लगाया जाता है, जिसमें उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क और विक्रय कर शामिल होता है। ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है। बैट से कोई अलग प्रणाली नहीं है, बल्कि यह बैट लागू करने का ही एक अगला सोपान है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है खुदरा विक्रेताओं की तरह ही थोक विक्रेताओं पर भी वैट जो है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरा स्टेटमेंट है मूल्य संवर्धन विधि अपनाने से घरेलू वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है और उनके आयात में कमी के साथ निर्यात में वृद्धि होती है। मूल्य संवर्धन विधि अपनाने से मतलब ये कह रहा है वैट अपनाने से। करेक्ट है दूसरा स्टेटमेंट, लेकिन पहला वाला गलत है। खुदरा विक्रेताओं की तरह थोक विक्रेताओं पर भी वैट जो है वो नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो खुदरा विक्रेताओं की तरह ही थोक विक्रेताओं पर भी जो वैट है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नकारात्मक नहीं। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। वैट प्रणाली अपनाने से घरेलू वस्तुओं के मूल्य में कमी आती है और उनके आयात में कमी के साथ निर्यात में वृद्धि होती है। ठीक है। फलस्वरूप होता क्या है, भुगतान संतुलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पर। ठीक है। तो दूसरा वाला तो सही है ना, पहला ही तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों द्वारा मूल्य वर्धित कर प्रणाली यानी वैट का विरोध किया गया क्योंकि इससे लेखांकन लागत बढ़ जाती है। मूल्य वर्धित कर यानी वैट प्रक्रिया पूरी तरह आर्थिक लेखांकन पर आधारित है। हरियाणा वैट अपनाने वाला पहला राज्य था और उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य था। ये करेक्ट है दोनों या उल्टा करें इनको? यूपी पहला था, हरियाणा अंतिम। वैट अपनाने वाला हरियाणा ही पहला राज्य था, करेक्ट है, और उत्तर प्रदेश अंतिम था, ये भी सही है। और मूल्य वर्धित कर यानी वैट प्रक्रिया पूरी तरह आर्थिक लेखांकन पर आधारित है, ये भी सही है। और व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के द्वारा वैट का विरोध किया गया क्योंकि इससे लेखांकन लागत बढ़ जाती है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाते हैं एकदम, 1 2 3 उपरोक्त सभी है इसका आंसर। तो तीनों के तीनों सही हैं। ये मूल्य वर्धित कर प्रक्रिया यानी वैट जो है वो पूरी तरह आर्थिक लेखांकन पर आधारित है और इसके स्तर पर आगत और लागत के साक्ष्य उपस्थित होते हैं, अतः इसमें भ्रष्टाचार की संभावना न्यूनतम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इसलिए विरोध कर रहे होंगे उद्योगपति।
और व्यापारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आधार अक्ष पर कर की दर तथा लंब अक्ष पर कुल कर राजस्व प्रदर्शित किया जाए तो दोनों के बीच संबंध दर्शाने वाला जो वक्र बनेगा उसे क्या कहेंगे? बताइए। लॉरेंज वक्र, लेफर वक्र, गिनी गुणांक या कुजनेट्स वक्र। इंग्लिश में कर्व बोलते हैं इसको। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आय में असमानता से संबंधित कौन सा होता है? लॉरेंज होता है, लेकिन यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? लेफर वक्र या लेफर कर्व। तो अमेरिकी अर्थशास्त्री ऑथर लेफर ने कर से राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के बीच संबंध को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार करों की दर का एक इष्टतम स्तर होता है, यानी एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जिससे ऊपर की गई कर में वृद्धि, ठीक है, जिससे ऊपर की गई कर में वृद्धि के साथ कर राजस्व में कमी आती है, और उसके नीचे अगर करों की दर में कमी करेंगे तो राजस्व में कमी आ जाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। आर्थर लेफर के अनुसार करों की वृद्धि का एक इष्टतम स्तर होता है, एक ऑप्टिमम लेवल होता है, जिससे ऊपर की गई कर में वृद्धि के साथ कर राजस्व में कमी आती है तथा उसके नीचे करों की दर में कमी करने पर भी राजस्व में कमी आ जाती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि करों की अधिक ऊंची दर से उत्पादन हतोत्साहित होता है, जिसके फलस्वरूप राजस्व में कमी होती है। ठीक है, तो टैक्स भी एक लिमिट में बढ़ाने चाहिए। ठीक है, लिमिट में लगाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? अधिक बढ़ा हुआ कर बोझ डालता है आम जनता पर। पहला स्टेटमेंट है, योजनागत खर्चे से तात्पर्य केंद्रीय योजना पर होने वाले खर्चे से है। गैर योजनागत खर्चे सरकार द्वारा नियमित दायित्वों के निर्वहन पर किए जाने वाले खर्चे होते हैं, और बजट के खर्चों में योजनागत खर्चा और गैर योजनागत खर्चा दोनों शामिल किया जाता है। क्या? बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर, 1 2 3। तो उपरोक्त सारे सत्य पढ़ लीजिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। जीएसटी के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? बताइए। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, केवल स्टेट गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल स्टेट दोनों, या केवल प्रधानमंत्री जी के पास? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी के संबंध में या संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है। सी है इसका आंसर। तो केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों को ही जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, जीएसटी की संरचना दोहरी किस्म की है। केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया व वसूल किया जाने वाला सीजीएसटी, ठीक है, तथा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया और वसूल किए जाने वाला एसजीएसटी। ठीक है, सी का मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस का मतलब स्टेट जीएसटी। वैल्यू एडिशन के प्रत्येक चरण पर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ वसूल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जीएसटी के परिणाम स्वरूप राज्यों को यदि राजस्व की हानि होती है तो क्या होगा? बताइए। तब केंद्र सरकार उसे कितने सालों तक भरती है या वहन करती है? 2 साल, 1 साल, 5 साल, 3 साल, कितना? जीएसटी के परिणाम स्वरूप यदि राज्यों को राजस्व की हानि होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी भरपाई 5 सालों तक करती है। तो जीएसटी के परिणाम स्वरूप राज्यों को होने वाली राजस्व की हानि की भरपाई 5 वर्षों तक केंद्र द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वो इम्पोर्टेंट था प्रश्न, 5 वर्ष वाला। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के बीच बांटे जाते हैं? इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, केंद्रीय उत्पादन शुल्क या सेवा कर? बताइए। केंद्र और राज्यों के बीच कौन कौन से कर बढ़ते हैं? इनकम टैक्स तो बढ़ता है, आय कर बढ़ता है, निगम कर बढ़ता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी बढ़ता है, सेवा कर भी बढ़ता है। सारे के सारे तो हैं ये, 1 2 3, डी है इसका आंसर।
तो आय कर, निगम कर, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व को केंद्र और राज्य सरकारों में बांटा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों में करों के वितरण का अनुपात वित्त आयोग की सिफारिशों से तय होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। जिस देश की कुल संरचना में प्रत्यक्ष करों का आवंटन या अंशदान अधिक होता है उसे प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। पिछले 2.5 दशकों में, दशक मतलब एक दशक में कितने 10 वर्ष हो गए, 2 दशकों में हो गए 20 वर्ष, और 2.5 दशक का मतलब कितना हो गया, लगभग 25 सालों की बात हो रही है। ठीक है, तो पिछले 25 वर्षों में कर सुधार के बाद भारतीय कर संरचना काफ़ी हद तक खराब हो गई। देखिए क्या सड़ा सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल पढ़ने में गलत लग रहा है। पिछले 2.5 दशकों में यदि कर सुधार हुआ होगा तो भारतीय कर संरचना प्रगतिशील होगी ना। ठीक है, वृद्धि करेगी, अच्छी होगी, खराब तो नहीं होगी ना, हो ही नहीं सकती। तो पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर, केवल दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दो। तो जिस देश की कुल संरचना में प्रत्यक्ष करों का अंशदान अधिक होता है, मतलब डायरेक्ट टैक्स का अंशदान अधिक होता है, उसे प्रगतिशील कर संरचना कहते हैं। और पिछले 2.5 दशकों में यानी पिछले 25 सालों में कर सुधार के बाद भारतीय कर संरचना काफ़ी हद तक प्रगतिशील हो गई। ठीक है, इसने गलत है दूसरा स्टेटमेंट। तो ये 10 प्रश्न थे भारतीय अर्थव्यवस्था के, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। 320 तक टेस्ट हो गए हैं। ठीक है, एक एक टेस्ट में 15-15 प्रश्न हैं, किसी में 20 भी हैं।